Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter 10 colonialism and the countryside. और बेटा इसका न्यू नेम अब जो हमारी साइट पे नया दिखाई दे रहा है वो है रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। देखो बेटा क्या होता है, नाम चेंज कर दिया गया। सीबीएसई ने क्या किया है, सिर्फ इन चैप्टर्स के नेम चेंज कर दिए गए हैं, चैप्टर के अंदर से कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो आप लोगों को ये देखना है कि 17वीं सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी तक जो हमारे यहाँ पे चेंज हुआ है, किस तरीके से इंडिया जो है कॉलोनी रहा, कॉलोनी के ड्यूरिंग हमारे यहाँ जो विलेज थे वहाँ पर कैसे शासन होता था, किस तरीके से ज़मींदारी प्रथा आती है, जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं जिसको, वो कैसे कैसे यहाँ पे सरवाइव करती है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा 12th में क्या होता है कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये पिक्चर देखो, आप ध्यान से देखना एक बार। पिक्चर में देखो बेटा क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखो गाड़ी के ऊपर क्या है, ये उन्होंने किस चीज़ का लोड कर रखा है, ये कॉटन। तो कॉटन को जो है विलेज से वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं बेटा, मंडी में। अब आपके पेपर में पता क्या आएगा बेटा, आपको ये पिक्चर दे दी जाएगी और ये कहेंगे इसको डिस्क्राइब करो। तो आपको क्या डिस्क्राइब करना है, देखो कॉटन बीइंग कैरिड फ्रॉम द विलेज टू द मंडी, इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। ये कब की बेटा, 1861 में। तो आपको हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं 12th में, उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन आता है, कुछ भी आपको दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, कॉलोनिज्म के बारे में। कॉलोनी आपको पता ही है क्या होता है, जब कोई भी देश दूसरे देश को अपने कंट्रोल में कर लेता है, या ये कह सकते हैं कोई रिच कंट्री जो है पुअर कंट्री को अपने कंट्रोल में करती है, उसकी इकोनॉमिक सिस्टम पर पूरा अपना कंट्रोल कर लेता है। जैसे हम कह सकते हैं तिब्बत पे किसका कंट्रोल है बेटा, चाइना का कंट्रोल है। इंडिया पे 200 ईयर्स के आसपास किसका कंट्रोल रहा बेटा, वो रहा हमारा ब्रिटिश का। वियतनाम पे भी रहा, साउथ अफ्रीका पे भी रहा, इवन अमेरिका के पर भी क्या रहा। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, देखो कॉलोनी रूल मीन टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। मतलब कॉलोनी के बारे में जो कंट्री साइड है वो गांव वाले क्या सोचते थे। यू विल मीट द जमींदार। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक टर्म है जमींदार्स ऑफ बंगाल। आप इस चैप्टर में देखोगे कि बंगाल के जो जमींदार्स हैं वो कैसे बिहेव करते थे रूरल के साथ। ठीक है, ट्रेवल टू द राजमहल हिल्स के बारे में आप पढ़ोगे, पहाड़ीज एंड संथाली जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके बारे में आप पढ़ोगे। यू विल लुक एट द वेज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे जो 1600 में हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एस्टेब्लिश इट्स राज इन द कंट्री साइड, इम्प्लीमेंटेड इट्स रिवेन्यू पॉलिसी। किस तरीके से वो अपना राज करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और डिफरेंट लोगों पर उनका क्या डिफरेंट इफेक्ट आता है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आज। आप चैप्टर के आपके सामने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई जा रही है कि किस तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या है। देखो बेटा, कोई भी लॉ, जब कोई भी स्टेट लॉ हमारे सामने इंट्रोड्यूस करता है तो उसका बेटा डिफरेंट पीपल पर डिफरेंट इफेक्ट आता है। देखो जो रिच हैं वो ज़्यादा रिच हो जाते हैं, जो पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, और जिसके पास कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने नई ज़मीन खरीद लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं वो भी उनकी क्या हो जाती है, उनको बेचनी पड़ती है। आप इस चैप्टर में बेटा एक ही चीज़ देखने वाले हो, किस तरीके से जब आप ये कह सकते हो 1803 से लगभग 1947 तक अंग्रेज़ों ने कंप्लीट रूप से इंडिया पर क्या किया है बेटा, शासन किया है। धीरे धीरे देखो आते कब हैं वो, 1600 में आते हैं, कंट्रोल कब से कर लेते हैं, आफ्टर 200 ईयर्स 1863 के आसपास वो कंट्रोल करते हैं, और 1947 तक वो कंट्रोल उनके पास रहता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि वो यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं, तो क्या इंडिया वालों ने कभी रोका नहीं, इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। गांधी जी कहते हैं कि अगर भारत वाले उनको कोऑपरेट नहीं करते तो विद इन 1 ईयर उनको यहाँ से भागना पड़ता। लेकिन हमारे कुछ ऐसे राजा होते हैं बेटा जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इस वजह से 1857, इस वजह से बेटा हमारा जो 1857 का रिवोल्ट होता है वो हम जीत कर भी हार जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि जो राजा होते हैं हमारे वो किसका साथ देते हैं, वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। अब हमारे को बेटा इस चैप्टर में पता लगेगा, हिस्टोरियंस के थ्रू हमारे को पता लगेगा। ठीक है बेटा,
ठीक है। और हमारे को किसके थ्रू पता लगेगा कि किस तरीके से न्यूज़पेपर्स में, अकाउंट्स में, सर्वेवर्स वर्स में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे राज किया। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है। लाइन टू लाइन पढ़ोगे, आपको बताया था ना मैंने 16 मार्क्स के 1 लाइनर क्वेश्चन आपके 12th हिस्ट्री में आने हैं। अब देखो बेटा, बंगाल एंड द जमींदार, आपको इसके बारे में पढ़ना है, बंगाल के बारे में और वहाँ पे जो जमींदार हैं उनके बारे में। एज यू नो, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द बंगाल। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो कॉलोनी बनाया था, रूल बनाया था, वो सबसे पहले कहाँ पर बनाया था? बंगाल में। 1 मार्क क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। It is here that earliest attempts were made to reorder rural society and establish a new regime of land rights and a new revenue system। बेटा वो बंगाल वो पहली जगह है जहाँ पे उन्होंने रूरल सोसाइटी को दोबारा से रीऑर्डर किया, उन्हें एस्टेब्लिश किया। क्या? हमारी जो ज़मीन थी बेटा, हमारा जो ज़मीन का हिस्सा था उसमें उन्होंने क्या किया, जो नई व्यवस्था शासन लागू करने के लिए अपने रूल लेके आई। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन बंगाल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द कंपनी। अब हम देखेंगे कि किस बंगाल में स्टार्टिंग में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। आपको याद रखना है कि बंगाल में सबसे पहले कॉलोनियल रूल्स एस्टेब्लिश हुआ था। एन ऑक्शन इन वर्धमान। अब ध्यान से देखना बेटा, एक ऑक्शन वर्ड आता है जिसमें किसी की प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। आप ये कह सकते हो कि नीलामी होना, ठीक है। अब मान लो कोई ज़मींदार है, वो टैक्स पे नहीं कर पाता है, तो उसका जो लैंड होता है उसको ऑक्शन करवा देंगे, मतलब कोई सबसे ज़्यादा बोली लगाकर उसको खरीद सकता है। तो एक तरीके से आप ऑक्शन को क्या कह सकते हो बेटा? नीलामी कह सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखो। एन ऑक्शन इन वर्धमान, वर्धमान में एक ऑक्शन होता है। देखो एक टर्म भी है यहाँ पे, राजा, ये बाद में बात करेंगे। ये वर्धमान के राजा हैं, ये उसका महल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है आपका यहाँ से। देखो 1797 देयर वॉज एन एक्शन इन वर्धमान। वो कहते हैं वर्धमान में एक नीलामी होती है। इट वॉज ए बिग पब्लिक इवेंट, ये एक बड़ा पब्लिक इवेंट है। इन नंबर ऑफ महाल्स, महाल का मतलब बेटा एस्टेट, और एस्टेट का मतलब एक ज़मीन या जागीर, ठीक है। हेल्ड बाय द राजा ऑफ वर्धमान वर बीइंग सोल्ड। वो कहते हैं कि वहाँ पे वर्धमान का एक राजा है, उसकी ज़मीन जो है बेचने के लिए निकाली जाती है या ऑक्शन होता है उसकी ज़मीन पर। परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। ध्यान से देखो बेटा, परमानेंट सेटलमेंट कब आता है इंडिया में? ये आता है 1793 में। इसका मतलब ये है कि बेटा 1793 के बाद अंग्रेज़ों ने गाँव के ऊपर एक ज़मींदार बना दिया, और वो ज़मींदार से हर महीने या साल में कुछ परमानेंट अमाउंट अंग्रेज़ों को लेना था, ठीक है। वो थी बेटा परमानेंट सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच ज़मींदार हैड टू पे। अब देखो बेटा एक्सप्लेन कर रखा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कुछ रेवेन्यू फिक्स कर दिया। ईच ज़मींदार हैड टू पे, जितने भी ज़मींदार थे, एक ज़मींदार के अंडर बेटा नियर अबाउट 400 के आसपास गांव दे रखे थे उन्होंने। अगर वो ज़मींदार उसको रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता है तो उसका जो लैंड होता है उसको क्या कर देते हैं? ऑक्शन पे लगा देते हैं। द स्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन इन रिकवर द रेवेन्यू। देखो बेटा, अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाता है ज़मींदार, तो उसका जो लैंड का क्या करते हैं? ऑक्शन पे लगा देते हैं। सिंस द राजा हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज एरियर्स। इससे क्या होता है बेटा? राजा की जितना भी बैलेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता है बेटा, बढ़ जाना। हिज एस्टेट हैड बिन पुट अप द एक्शन। इस वजह से उस पर कर्जा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी एस्टेट को क्या कर देंगे बेटा? ऑक्शन पर लगा देंगे। ऐसा ही किसके साथ हुआ था? वर्धमान के राजा के साथ होता है। नंबर्स परचेजर्स केम टू द ऑक्शन एंड द स्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। ध्यान से देखो बेटा, बहुत सारे परचेजर्स उसको परचेज करने के लिए आते हैं, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो ज़मीन या स्टेट दे दिया जाता है। बट द कलेक्टर सोन डिस्कवर्ड ए स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। वो कहता है कि जैसे ही वर्धमान के राजा की ज़मीन को सोल्ड कर दिया जाता है, तभी कलेक्टर के सामने एक अलग कहानी सामने आती है। मैनी ऑफ द परचेजर टर्न्ड आउट टू बी सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा हु हैड बोट द लैंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर। आपको पता क्या कहानी पता लगती है? वर्धमान के राजा की जो ज़मीन थी वो बेच दी जाती है, लेकिन कलेक्टर के सामने क्या रहस्य खुलता है कि मैनी ऑफ द परचेजर, जिन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी, वो क्या हो जाते हैं बेटा? वो सर्वेंट बन जाते हैं।
किसके? राजा, क्योंकि पहले से सर्वेंट थे, वो एक प्लानिंग थी, या वो एजेंट बन जाते हैं राजा के, जिन्होंने ज़मीन को किसके उस पर खरीदी थी, वो जो उनका मास्टर था, जो वर्धमान का राजा था, उसने अपने एजेंट्स को और अपने सर्वेंट्स को बोल दिया कि तुम मेरी तरफ से ये ज़मीन खरीद लो। ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वॉज फिक्टिशियस। वो कहते हैं 95% से झूठा था, फेक था। द राजा स्टेट्स हैड बिन पब्लिकली सोल्ड। अब देखो, राजा का जो स्टेट है, जो महाल है, वो पब्लिकली तो सोल्ड हो गया, बट ही रिमेंड इन कंट्रोल इन, ये जमींदारी, लेकिन वास्तव में वो किसके पास रहा? वो जमींदार के पास ही रहा। वाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू। वो कहता कि फिर ऐसा क्योंकि राजा जो है रेवेन्यू नहीं दे पाता था। हु वर द परचेजर एट द ऑक्शन। वो कहता है फिर वो परचेजर्स कौन थे? वो कहता है भी राजा रेवेन्यू क्यों नहीं दे पाया। ध्यान से सुनो बेटा, वाई हैड द राजा फेल्ड, राजा क्यों फेल हुआ? वो परचेजर कौन थे? व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट हैपनिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया एट द टाइम। वो कहते हैं कि उस टाइम पे ईस्टर्न इंडिया में ऐसी क्या घटनाएं घटी जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑक्शन क्या होती है? एक नीलामी होती है। वर्धमान के राजा ने कैसे एक खेल खेला? क्या अंग्रेजों को एक खेल समझ में आया? धीरे धीरे ये जमींदारी सिस्टम हमारे सामने आता है। अब देखो बेटा, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अब ब्रिटिशर्स के सामने ये प्रॉब्लम आने लगी कि तो हर बार होने लग गया। जो राजा होता है वो क्या करता है? वो रेवेन्यू देता नहीं है। धीरे धीरे उसका रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है। उसका जो लैंड है उसको क्या कर देते हैं? ऑक्शन पे कर देते हैं। फिर उसी के सर्वेंट खरीद लेते हैं, ज़मीन उसके पास रह जाती है। इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है परेशान हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे को करना पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं। द स्टेट्स ऑफ द वर्धमान राज वर नॉट द ओनली वन सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 18th century। ओवर 75% ऑफ जमींदार्स चेंज्ड हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। वो कहते हैं कि सिर्फ वर्धमान का राजा ही नहीं है जिसकी ज़मीन को जो है सोल्ड किया गया था, बाकी उस टाइम पे 75% ऑफ ज़मींदार थे जिनकी जो ज़मीन थी वो सोल्ड कर दी गई थी। इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, मैंने आपको बताया था बेटा पीछे नीरा 1793 में परमानेंट हमारे सॉल्यूशन सामने आता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। वो कहता है कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीता, उनके सामने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये जो रिवेन्यू वाली सिस्टम थी बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी। बाय द 1770s द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज इन क्राइसिस। कहते हैं कि 1770s में रूरल जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो बहुत मुसीबत में थी। विद रिकरेंट फेमाइन होता है बेटा एक तरीके का अकाल वगैरह आ रहा था बार बार। एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, और एग्रीकल्चर आउटपुट भी बहुत अच्छा नहीं था। ऑफिसर्स फेल्ट द एग्रीकल्चर्स, उन्होंने महसूस किया एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट कुड ऑल बी डेवलप्ड बाय द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ऑफिसर जो थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमारे को एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ाना है, रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दिस कुड बी डन बाय द सिक्योरिंग राइट्स of property and permanent fixing the rate of। अब ध्यान से देखना बेटा, रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड। अब उनके दिमाग में ये आता है कि अगर हमारे को पर ईयर या पर मंथ कुछ भी टैक्स चाहिए तो हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। इफ़ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स्ड। अब उनका मानना था अगर हम किसी स्टेट की जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको फिक्स कर दें, देन द कंपनी गुड लुक फॉरवर्ड टू ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। तो उस वजह से क्या होएगा कि कंपनी को रेगुलरली क्या मिलने लग जाएगा? रेवेन्यू मिलने लग जाएगा। वाइल एंटरप्रेन्योर्स कुड फील श्योर ऑफ एन, और वो कहता है कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये फील होने लगेगा प्रॉफिट के बारे में कि उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। सिंस द स्टेट वुड नॉट सिफोन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम। वो कहते हैं इस तरीके से जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको ये फील होगा कि उन्होंने जितनी भी पूंजी इन्वेस्ट की है कि
अगर फिक्स रेवेन्यू मिलने लग गया तो उनको भी लाभ होगा, किसी तरीके की कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, ठेकेदार पैसे नहीं ले पाएगा। द प्रोसेस जो ऑफिशियल्स होप्ड वुड लीड टू द emergence of a class of yeoman farmers and rich landowners who would have capital and enterprises to improve agriculture। वो कहते हैं इससे क्या होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं या जो रिच लैंड ओनर्स हैं, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास वो साधन भी हैं, वो अपनी कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे को पर ईयर कुछ परमानेंट पैसे मिलेंगे, तो नुकसान किसी का नहीं है। नर्चर्ड बाय द ब्रिटिश दिस क्लास वुड ऑल्सो बी लॉयल टू द कंपनी। वो कहते हैं कि इस तरीके से हमारे को कंपनी को कुछ वफादार या लॉयल जो है सर्वेंट्स भी मिल जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि अब अंग्रेजी सोचने लगे क्यों ना हम कुछ परमानेंट सेटलमेंट कर दें। द प्रॉब्लम हाउएवर ले इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु कुड बोथ इम्प्रूव एग्रीकल्चर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द स्टेट। अब प्रॉब्लम क्या थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट करे और उनके साथ उनको फिक्स रेवेन्यू भी प्रोवाइड करवाए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिबेट अमंगस्ट कंपनी ऑफिशियल्स में काफ़ी डिबेट हुई। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजस एंड तुगलकदार्स ऑफ बंगाल। वो कहते हैं कि अब कुछ राजस थे, कुछ तुगलकदार थे, सब की सहमति के बाद परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू कर दिया जाता है। दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार्स एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन द परपेचुइटी। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब कंपनी ने क्या कर दिया, एक ज़मींदार को, कुछ ज़मींदार थे, कुछ ताल्लुकदार थे, ठीक है, उनको क्या बना दिया, उनको गांव का हेड बना दिया। एक ज़मींदार के अंदर या आप कह सकते हो ताल्लुकार के अंदर को 100 से लेके 400 तक या 0 से लेके 400 तक, कहीं कहीं तो ये भी लिखा हो कि 400 से भी ज़्यादा गाँव उनको दे दी गई। अब उनसे पर ईयर कुछ परमानेंट अमाउंट लिया जाता। अब ध्यान से देखो, इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन द जमींदार वॉज नॉट ए लैंड ओनर इन द विलेज। अब इसमें जो जमींदार था ना हमारा, वो ओनर नहीं था ज़मीन का, बट ए रिवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। वो क्या था, सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करता था। जमींदार्स हैड सेवरल समटाइम्स एट तक मैंने बताया था ना 400 विलेजेस अंडर दैम। इन कंपनी कैलकुलेशन ऑफ द विलेजेस विद इन वन जमींदार फॉर्म्ड वन रिवेन्यू एस्टेट। वो कहते हैं कि एक एस्टेट, अब मान लो 400 विलेजेस, उनको ऊपर एक जमींदार है तो उसको बोल दिया वन एस्टेट, ठीक है। द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। अब उनको सब कुछ क्या लेना था, कंपनी को जमींदार से फिक्स अमाउंट लेना था। पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन्ड द डिफरेंसेस एज इनकम, और कुछ वो अपने पास रख लेता था एज ए इनकम। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली फेलिंग विच हिज स्टेट कुड बी ऑक्शन। वो कहता है कि कंपनी ये सोचती थी कि वो रेगुलरली पे करेगा, रेगुलरली पे नहीं करेगा तो उसके स्टेट को हम क्या कर देंगे, उस पर ऑक्शन पे लगा देंगे, ठीक है बेटा। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आप सभी को क्या करना है, इसको रीड आउट करना है, साथ साथ कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। और बॉक्सेस में जो लिखा होता है बेटा ध्यान से देखो, एक बार इधर भी लिखा हुआ है, हमारे ये कॉर्नवालिस हैं, इन्हीं ने परमानेंट सेटलमेंट को यही लागू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में आपके यहाँ तक भी आए हुए हैं कि जैसे आपको ये फेस दे दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। देखो तुगलकदार, यहाँ पर लिटरेरी मीन्स दे रखे हैं, वन हु होल्ड्स ए तुगलक, जिसके पास अपनी एक ज़मीन हो या और एक कनेक्शन। तुगलक कम्स टू रेफर टू ए टेरिटरी यूनिट, मतलब एक तरीके से जिसके पास अपने कुछ थोड़ी सी ज़मीन, उसको बोलते हैं तुगलकदार, ठीक है बेटा।